हम देख रहे हैं बेसिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर एकदम बेसिक पढ़ाया जा रहा है कि 10th 11th 12th लाइन से हम लोग करते चल रहे हैं। तो देखो 10th में क्लासिफिकेशन हम लोग आज करेंगे वर्गीकरण ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, लेकिन उसके पहले एक पॉइंट दिए हुए हैं जीवन शक्ति सिद्धांत। ये क्या है इसको देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग क्लासिफिकेशन पे काम करेंगे। जानते हो 1815 में स्वीडन के रसायन शास्त्री थे, कौन? बर्जिलियस। इन्होंने बताया था जीवन शक्ति सिद्धांत को दिया। इन्होंने कहा कि कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति जो होती है वो प्रकृति में अदृश्य शक्तियों द्वारा होती है, मतलब कि भगवान के द्वारा बनता है कार्बनिक यौगिक, प्रयोगशाला में इसको नहीं बनाया जा सकता है। ये किसने कहा था? बर्जिलियस ने। बर्जिलियस का मानना था कि कार्बनिक यौगिकों को हम प्रयोगशाला में यानी कि लैब में नहीं बना सकते हैं, इसको अदृश्य शक्ति, कोई अदृश्य शक्ति है जो कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करती है। लेकिन तुरंत उसके 1828 में जो जर्मन के वैज्ञानिक थे वोलर, इन्होंने क्या किया कि लैब में अमोनियम साइनेट से यूरिया बना दिया। उसके बाद से कई कार्बनिक यौगिक लगातार हर साल लैब में बनाए जा रहे हैं, तो इनके सिद्धांत की मान्यता क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो देखो 1828 में जर्मन वैज्ञानिक वोलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया का क्या किया? संश्लेषण किया। तो देखो NH4CNO, इसको अगर हम गर्म करें, उष्मा दें, तो बन जाएगा क्या? यूरिया, NO2CO NO2 यूरिया। क्या है? कार्बनिक यौगिक है। इन्होंने ये दिखा दिया कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण हम प्रयोगशाला में कर सकते हैं। देखो अब हम लोग आगे पॉइंट पर काम करेंगे क्लासिफिकेशन पर, लेकिन उसके पहले एक और जरूरी चीज है, उसको देख लेते हैं, है ना। देखिएगा कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र को हम देखते हैं पहले, उसके बाद से क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर पे काम किया जाएगा। घबरा के काम नहीं करना है, एक पॉइंट ठीक से नोट करते चलेंगे, सब समझ में आप लोगों को आएगा। देखो इनके अप्रूव को भी लिखवा दिया जाएगा। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर पे काम कर रहे हैं। तो देखो कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र के बारे में आज देख लेते हैं अभी, उसके बाद से क्लासिफिकेशन पे काम करेंगे। तो कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस पर हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए वह सूत्र जिसके द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था को प्रदर्शित किया जाता है, उसकी संरचना सूत्र कहलाती है। त्रिविम में लेकिन प्रदर्शित करना पड़ेगा। देखिए वह सूत्र जिसके द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में, किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था प्रदर्शित की जाती है, कार्बनिक संरचना सूत्र कहलाता है, संरचना सूत्र कहलाती है। देखो इसको कई विधियों द्वारा हम लोग देखेंगे। तो पहला देख लेते हैं, इसे निम्न प्रकार से, इसे विभिन्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए कुछ जो मुख्य हैं उनके प्रकार को हम देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं लुईस की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। लुईस की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर।
जानते हैं इसमें क्या किया जाता है? कार्बन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को या साझे के इलेक्ट्रॉनों को बिंदु द्वारा या डॉट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो लिख देंगे क्या इसमें, कार्बन या हाइड्रोकार्बन के बारे में देख रहे हैं, तो कार्बन या साझे के इलेक्ट्रॉनों को, देखो साझे के इलेक्ट्रॉनों को या कार्बन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को, कार्बन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों या साझे के इलेक्ट्रॉनों को बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखेंगे एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। क्या करते हैं कि जो कार्बन परमाणु में जो बाहर इलेक्ट्रॉन स्थित हैं या जो साझे में इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं उनको डॉट द्वारा निरूपित किया जाएगा। इसको नोट कर लेंगे, हम लिखते हैं इसके बारे में, दिखाते हैं एग्जाम्पल में। देखो कैसे होगा। जैसे CH4 ये क्या है, अणुसूत्र है किसका, मीथेन का। नामकरण हम लोग देखेंगे, क्या ये मीथेन है ये। तो ये कैसे इसकी संरचना होगी, कार्बन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, ध्यान से देखेंगे। और हमने एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया हाइड्रोजन का भी, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का। तो अगर अब जरा देखें हम इसका, तो हाइड्रोजन का देखिए डुप्लेट पूरा हो गया, इसका भी, इसका भी, इसका भी, और कार्बन का कितना हो गया, अष्टक पूरा हो गया। इसको बोलते हैं लुईस, है ना, बिंदु संरचना है ना। एक और देख लेते हैं, C2H6, ये क्या है, एथेन है, ये अणुसूत्र है और ये क्या है, संरचना सूत्र है, याद रखिएगा। तो क्या करेंगे, C और C इनके बीच क्या होगा, 2 बंध, है ना। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन। सेम कंडीशन यहाँ बन रहा है, वही यहाँ पे बन रहा है और वही कंडीशन यहाँ पे बन रहा है, देखिएगा। तो ये हो गया इसका, इस कार्बन का देखें 2 2 4 2 6 2 8, इसका कितना 8 इलेक्ट्रॉन इसके में भी होगा साझे में। हाइड्रोजन के सभी के 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो उसको 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अस्थायी होने के लिए, क्योंकि उसके बाद उसमें एक ही सेल है और एक सेल की क्षमता 2 है। पिछला वीडियो जरूर देख लेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन इस तरह से लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो बिंदु के स्थान पर देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा कठिनाई होती है। देखो इस व्यवस्था में कठिनाई होती है, इस व्यवस्था में कठिनाई होती है, कठिनाई होती है, जिस कारण साझे के इलेक्ट्रॉनों को एक रेखाखंड द्वारा, लाइन सेगमेंट, है ना, एक छोटी रेखाखंड लाइन सेगमेंट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और इस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट को, ये रेखाखंड को क्या बोलेंगे, रेखाखंड को बंध या बॉन्ड कहा जाता है। तो लिखते कैसे हैं, ऐसे एकदम इस तरह से। एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, याद रखेंगे। एक बंध में, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, याद रखिएगा, है ना। एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। एक बंध या बॉन्ड में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इंक भरिएगा एक मार्कर में, देखिएगा। अब क्या हो रहा है, इसको जरा देखो, इसी को दिखा दे रहा है, देखिए कैसे। ये क्या हो रहा है, कार्बन
एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, आटम शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 हाइड्रोजन से संयोग कर रहा है। देखिए ये हो गया, हमने बिंदु के स्थान पर क्या किया, बंधन का प्रयोग कराया। यहाँ पे देखो इसका C2 है तो C2 कर दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये हो गया। इसका बेहतर रूप है ये कौन, 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या करेंगे, एक बंधन का प्रयोग करते हैं। अब कुछ और देखते हैं हम लोग संरचना सूत्र लिखने का तरीका, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लेंगे। देखो अब देखते हैं संघनित सूत्र ये क्या है, ये आपको जानना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो और सूत्र क्या है, संरचना सूत्र क्या है, संघनित सूत्र में क्या होगा, बंध रेखा सूत्र क्या है, ये जानते रहेंगे तो उसका कंस्ट्रक्शन लिखने में, नामकरण करने में आसानी होगी। देखें संघनित मत लिखिए, संघनित सूत्र कंडेंस्ड फॉर्मूला, देखिए इसमें क्या करते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉनों के बीच बंधन को नहीं दर्शा करके सिर्फ कार्बन कार्बन परमाणु के बीच बंधन को दर्शाया जाता है। सभी इलेक्ट्रॉनों के बंधन को नहीं दर्शा करके, देखिए कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच बंधन का निरूपण होता है, इसको भेजो बाहर, इसको भेजो तो बाहर। देखो जैसे अब ये एक में होगा नहीं, कम से कम 2 कार्बन चाहिए इसके लिए। जैसे देखो C2H6 है तो ये इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या होगा, C। इसके साथ कितने कार्बन आ जाएंगे, CH3। देखते हैं C3H8, इसका संघनित सूत्र क्या होगा, CH3 CH2 CH3। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। देखो 3 2 5 3 कितना 8 हो गया। तो ये हुआ संघनित सूत्र। एक और है इसमें बंध रेखा संरचना, बंध रेखा संरचना, इसके बारे में देखिएगा। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बंध रेखा संरचना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। देखो इसमें क्या करते हैं हम कि कार्बन परमाणुओं के बीच जो बंधन होता है इसको टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं द्वारा, कार्बन परमाणुओं के बीच, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच के बंधन को टेढ़ी मेढ़ी सीधी रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है, जरा देखिए टेढ़ी मेढ़ी सीधा दोनों लिखा गया यहाँ पे। देखो गौर से, यहाँ पे सीधा है फिर मुड़ गया, टेढ़ा हो गया, सब सीधी रेखाओं से है। इसका अगर नाम पूछ दिया जाए क्या होगा, देखो यहाँ पे कार्बन है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन।
6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स होता है, सिंगल बॉन्ड है सब, हेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हेक्सेन। ठीक है, अणु लिखना होगा तो C6H 6 दूना 12 और 2 कितना 14। ये हुआ। अगर आपसे ये पूछ जाए इसका नाम क्या होगा, कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। इसको ऐसे भी हम लिख सकते थे, इसको देखो, इसका अगर हम लिखना चाहें तो CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे फिर CH2, यहाँ पे फिर CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे लास्ट में CH3। 1 2 3 4 5 6, देखिए बंधन, 3 हाइड्रोजन 1 बंधन 4 हुआ, 2 हाइड्रोजन 1 बंधन 1 बंधन 4 हुआ, 2 हाइड्रोजन 1 बंधन 1 बंधन 4 हुआ। इस तरह से इसका भी 3 हाइड्रोजन और 1 बंधन 4 हुआ। यहाँ पे अगर हम देख लें, इसको लिख दें तो इसे हो जाएगा CH2 नहीं, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, ठीक है। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है तो, लेकिन बंद है तो इसमें साइक्लो लगा देते हैं तो साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। ये रहा, तो ये रहा क्या हम लोगों का एक समझदार सूत्र लिखने का तरीका। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन को। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन को ठीक से पढ़ेंगे, उसके बाद से नामकरण शुरू कर दिया जाएगा। देखो क्या है कि अणुओं में उपस्थित श्रृंखला, उसको भेजो बाहर। अणुओं में उपस्थित श्रृंखला के आधार पर इसको 2 भाग में बांटा गया है, खुली श्रृंखला वाले यौगिक यानी इसको एलिफैटिक बोलते हैं या ओपन चेन कंपाउंड बोलते हैं। एक होता है बंद श्रृंखला वाले, है ना, या चक्रीय, साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड को बोला जाता है। तो पहले इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि वह कार्बनिक यौगिक जिसमें सभी कार्बन के साथ जो अणु जुड़े हुए हो, क्या खुली हुई हो, खुले हो, बंद नहीं हो, तो इसको क्या बोलेंगे, खुली श्रृंखला वाले यौगिक बोलेंगे। कार्बन के सभी परमाणुओं की खुली श्रृंखला होती है इनमें। देखो, कार्बन के सभी परमाणुओं की एक खुली श्रृंखला होती है, एक खुली श्रृंखला होती है, मतलब इसमें कोई बंद श्रृंखला नहीं होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, एलिफैटिक। जैसे देख लीजिए CH3 CH2 CH2 CH3, क्या है, खुला है, कहीं से बंद नहीं है, इसको बोलेंगे एलिफैटिक। लेकिन अब इसमें क्या है, ये भी 2 भाग में बढ़ जाते हैं। ये क्या है, इसका नाम 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 पर ब्यूट होगा, सिंगल बॉन्ड की एन लगा देंगे, ब्यूटेन, रूल लिखाया जाएगा ये। तो ये जो है ये 2 भाग में है, खुली श्रृंखला वाले कितने, 2 भाग में। एक होता है सीधी श्रृंखला, एक होता है शाखित। कहां से, देखो इसको, इसमें कर देंगे हम सीधी श्रृंखला और शाखित, दोनों को देखिएगा। सीधी श्रृंखला मतलब स्ट्रेट चेन, और दूसरा हो जाएगा शाखित, माने ब्रांच वाला, शाखित श्रृंखला, ब्रांच चेन। देखिएगा सीधा, ये अभी देखे हम सीधा वाला था वो CH3 CH2 CH3, ये क्या है, सीधी श्रृंखला है। लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, ब्रांच अगर कर दें हम तो CH3 CH CH2 CH3 CH3, देखो ये ब्रांच है, ब्रांच वाला हो गया ये, है ना। तो अब देखो यहां पे अगर हम देखें तो इसको क्या पढ़ेंगे, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है। इसको हम सीधा करके लिखें, सीधा इसको, या ऐसे भी इसको लिख सकते थे हम CH3 CH2 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 CH3। तो यहाँ पे देखिए कार्बन परमाणु 1 2 3 4 5, C5 है, और ये 3 2 5 2 7 2 9 और 3 कितना 12, H कितना है 12 है, और सूत्र कितना है, यहाँ पे देखिए C5 है, 1 2 3 4 5, और 3 3 6 1 7 2 9 3 कितना, H कितना है 12 है। दोनों का और सूत्र समान है,
लेकिन समझता सूत्र क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, क्योंकि इसमें ब्रांच लगा हुआ है, सीधी श्रृंखला और ये क्या है, ब्रांच वाला है। ये बात समझो जरा इसका। तो नाम देंगे तो दोनों का अलग अलग, अगर अनुसूत्र समान हो, समझता सूत्र अलग अलग हो, तो इसको बोलते हैं समावयवी बोलते हैं। हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं अभी। ये सिर्फ समझिए कि जो ओपन है ये भी खुला हुआ है और ये भी खुला हुआ है। तो देखो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 पेंटेन। इसको क्या पढ़ेंगे, 1 2 3 4, 2 पर एक ब्रांच निकल गया है तो 2 पर मेथिल नामकरण में सिखाया जाएगा ये, और क्या, ब्यूटेन, इस तरह से पढ़ा जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ब्रांच के लिए कम से कम कितना, 4 कार्बन होना चाहिए। 4 कार्बन से कम ब्रांच होने वाला नहीं है। जरा इसको जैसे देखो, हमने लिख दिया CH3 CH2 और CH3, क्या ये ब्रांच हो गया, नहीं है, वो एक ही मुड़ गया है, ब्रांच कहाँ निकला भाई। ब्रांच अगर ऐसे करें तो अगर हम यहाँ पे कर दें CH3 तो ये ब्रांच हो गया, इसमें देख ब्रांच निकल रहा है, ये शाखित है लेकिन वो शाखित नहीं था। तो ये क्या हुआ, हमारा सीधी श्रृंखला वाले हो गए। अब देखते हैं बंद श्रृंखला वाले। और जानते हैं साधारण नाम में ब्यूटेन अगर है, सीधी श्रृंखला वाला है, 4 कार्बन, तो इसको ब्यूटेन बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन। जैसे कि ये देख लो, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, ब्यूटेन है। और CH3 CH CH2 CH3 CH3, सॉरी हो जाओ, CH3 CH3, 1 2 3 4 यहाँ भी है। तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन। इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। सीधे वाले को नॉर्मल और जो शाखित वाले उसको आइसो लगा दिया जाता है। अब जरा देखते हैं हम सब बंद श्रृंखला वाले या चक्रीय, दूसरा चक्रीय कार्बनिक यौगिक, चक्रीय या बंद श्रृंखला वाले यौगिक, इसको बोलते हैं, देख हमारे को, साइक्लिक और क्लोज कंपाउंड्स। देखिए इनमें कार्बन परमाणुओं की एक बंद श्रृंखला, एक बंद वलय, बंद श्रृंखला या वलय उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है, बस में रहना। तो इसको जैसे कि देख लो, C C C और C बंद श्रृंखला है। अब हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। ये बंद श्रृंखला है। तो क्या पढ़ेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोपेन पढ़ेंगे, साइक्लो लगा देते हैं, साइक्लोप्रोपेन, ये भी बंद श्रृंखला है। देखिए ये भी बंद श्रृंखला है। तो ये भी 2 प्रकार में हो जाएगा। ये हो गया समचक्रीय, इसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक बोलते हैं, तो एलिसाइक्लिक। ऐसे जो होंगे उनको बोलेंगे एलिसाइक्लिक। और अगर जिसमें है ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन का एक बंद वलय हो उसको बोलते हैं एरोमेटिक। देखो 6 पाई बंद का वलय उपस्थित हो रहे तो उसे बोलते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक इसको कहा जाता है।
एरोमेटिक इसको बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे कि बेंजीन, बेंजीन वाला रहेगा तभी एरोमेटिक इसको बोलेंगे, C6H6, इसको एरोमेटिक कहा जाएगा। एकदम समझिएगा ध्यान से, C C C C C और C, देखिएगा H 6 है तो H H H H और H। अब बंधन को पूरा करिए, ये डबल बॉन्ड, ये छोड़ देंगे, ये डबल बॉन्ड और ये कितना, ये डबल बॉन्ड। जरा गौर से देखो इसका, 1 2 3 4, इसका देखिए 1 2 3 4, इसका देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबका 4 4 पूरा हो जा रहा है। ये बेंजीन है, बेंजीन का संरचना सूत्र है, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं बंध रेखा सूत्र में 1 2 और 3, ये भी बेंजीन ही है, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहेगा ऐसे, ये भी क्या है, बेंजीन है। तो जिसमें बेंजीन वाला रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कहा जाएगा। ये भी क्या होता है, क्लोज होता है, बंद होता है ये। तो ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन, और हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नामकरण को शुरू से किया जाएगा।